देखो A2 में हमारा चैप्टर है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओ लेवल में आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके पास फ्री मूविंग आयंस हो। और इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनिक कंपाउंड का मोल्टेन सोल्यूशन भी हो सकता है, मतलब मोल्टेन आयनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, उनके पास फ्री मूविंग आयंस होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दूं अगर मैं, सॉलिड सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन सोडियम क्लोराइड यानी लिक्विड सोडियम क्लोराइड बना लें, तो इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे आर फ्रीली मूविंग, सो इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोलाइट। फ्री मूविंग आयन होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट हमने और किस तरह से बनाया था कि हम इसको सॉलिड सोडियम क्लोराइड को पानी में अगर डाल दें तो ये एक्वस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगेन एक्वस सोडियम क्लोराइड में आइंदा फ्री टू मूव। तो कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है पानी के अंदर, या कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसको हम मेल्ट करें, बेशक वो पानी में सॉल्युबल हो ना हो, लेकिन अगर वो मोल्टेन फॉर्म में है तो उसके पास फ्री मूविंग आयंस होंगे। इसी तरह से हमारे पास एसिड्स जो होते हैं, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये भी पानी में आयनाइज होते हैं, तो इनके पास भी फ्रीली मूविंग आयंस होते हैं। तो इट मींस कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट बनते थे। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड डालते थे और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते थे, दूसरी इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते थे। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, उसको हमने नाम दिया होता था एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती थी उसको हम कहते थे कैथोड। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड और कैथोड की, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म्स में हमने ओ लेवल में भी डिफाइन नहीं की थी। हमने डिफाइन ये की थी कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होती है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली वी पास करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू डिकम्पोज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर सोडियम आइंस हैं और अगर वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो वो सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, और क्लोराइड आयन अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो बेसिकली हमने आयनिक फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में बना दिया, तो इसको हम कहते थे कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करिए। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस का जो हमारा लास्ट सब टॉपिक था ओ लेवल में, वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वो बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन A2 में अब इस पे एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अच्छे खासा इन डेप्थ। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करवाया हुआ होता है इसमें केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलिसिस में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम उल्टा कर रहे होते हैं, हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में आप सेल यूज करोगे, सेल या बैटरी, जिसका ईएमएफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज करके, इलेक्ट्रोड यूज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे। मतलब जो आपके बैटरी या सेल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू बनता है। सही है, तो हमारा जो टॉपिक है ना दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसको जरा देखो, इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आपको पास एएस के कौन से चैप्टर्स की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में बस इतना पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन जब होता है और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हम कहते हैं डायनामिक या केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। उसके अलावा आपको लीच एटकेस प्रिंसिपल की नॉलेज रिकॉल करनी है एएस से। लीच एटकेस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन सच एज pressure, temperature and concentration will shift the position of equilibrium in a way to oppose that change. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रिया शिफ्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रिया राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है
तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पीछे आ जाएगा, डिक्रीज करोगे तो आगे चला जाएगा। एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आगे चला जाएगा। और प्रेशर का इफेक्ट कैसे देखते हैं, अगर मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है और राइट हैंड साइड पे कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम होता है। सही है, तो लीच एटकेस में इतना बस पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको देखो, कोई भी अगर हमारे पास मेटल है जैसे सोडियम है, जो सोडियम +1 आयन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में आता है। अगर इसको रिवर्स करें रिएक्शन को, तो सोडियम एलिमेंटल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आपका आयनिक फॉर्म में आता है। तो सिंबल नहीं लिख रहा मैं अभी तो इसमें। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। और जब इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है इसमें। इसको हम रिवर्सेबल इक्विलिब्रिया भी कह सकते हैं। अच्छा, पता है इसमें है ऐसा, ये कब होगा रिएक्शन इस तरह से, मैं एक बीकर लूं, इस बीकर में कोई इलेक्ट्रोलाइट लूं जिसमें सोडियम आयन है और उसमें सोडियम की एक स्ट्रिप डाल दूं। अब देखो, ये सोडियम के लिए एग्जांपल देना ना बहुत अजीब सी वियर्ड बात है, क्योंकि सोडियम के मेटल को सॉलिड फॉर्म में मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो इतनी रिएक्टिव होती है, हवा में जल जाएगी। तो सोडियम की एग्जांपल लेना ना यहाँ पे सही बात नहीं है, हम कॉपर की ले लें। कॉपर का 2 मोल, कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट जाएगा तो दैट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में ऑक्सीडेशन से डिक्रीज होती है। और अगर ये रिएक्शन उल्टा जाएगा, मतलब कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दैट वुड बी ऑक्सीडेशन, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन से दैट इज ऑक्सीडेशन। ये कब कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होगा, जब मैं एक बीकर लूं जिस बीकर में मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन होने चाहिए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और मैंने कॉपर की एक स्ट्रिप डाल दी है एलिमेंटल फॉर्म में। तो कॉपर के कुछ एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होकर आयनिक फॉर्म में आ रहे होंगे और कुछ कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में जा रहे होंगे। तो जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएगा, मतलब ये होता रहेगा जब तक कॉपर की स्ट्रिप डली हुई है कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये जब तक होता रहेगा। सही है, तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो रिडक्शन, बैकवर्ड आ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो इस इक्विलिब्रियम में, मतलब इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन, और ये दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड साइमल्टेनियसली हो जा रहा है। तो मतलब फॉरवर्ड जाते वक्त रिडक्शन, बैकवर्ड आते वक्त ऑक्सीडेशन। तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हम रिडॉक्स इक्विलिब्रिया कह सकते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। सही है, समझ आती है ना बात यहाँ तक। अब ये तो मैंने रिकॉल करवाया है तुम लोगों को सिर्फ ना, पुराना वाला। अब हमें कहाँ पे जरूरत पड़ गई है इसकी, देखो अब होता है क्या है कि अगर मेरे पास अब कॉपर के अलावा अगर कोई और मेटल है तो उसके साथ भी हम ये काम करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली, तो ये जो हमारे पास बीकर है ना, ये बेसिकली कहलाएगा कॉपर का हाफ सेल, जिसमें कॉपर आइंस है और कॉपर की इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसको हम यूं लिखते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा, और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयनिक फॉर्म में आएगा। मतलब ये रिडक्शन भी हो रही होगी, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉपर हाफ सेल। और इसको नोटेशन, इसकी डिनोशन इसको ना इस तरह से करेंगे, कॉपर आयन जो मतलब लेफ्ट। अच्छा, ये इक्वेशन ना इसी फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। आप कहोगे इस इक्वेशन को यूं क्यों नहीं लिख रहे, तो यूं भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, लेकिन हमने अपना स्टैंडर्ड ये बनाना है कि हमने रिडक्शन लेफ्ट टू राइट पे रिडक्शन दिखानी है, राइट टू लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन दिखानी है। तो हम लोगों ने अपना एक अभी स्टैंडर्ड ये बना लिया है कि हम इस तरह से लिखेंगे, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी स्टैंडर्ड यही है कि वो कॉपर आइन पहले लिखेगा और फिर वो इस तरह से 2 लाइनें डाल के ना कॉपर एलिमेंटल फॉर्म लिखेगा। आइन जो है वो एक्वस फॉर्म है और एलिमेंटल फॉर्म में कॉपर की सॉलिड है, तो कॉपर कॉपर हाफ सेल को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये
नोटेशन देख के आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि भाई इसमें जो इक्वेशन बन रही होगी ना वो ये बन रही होगी, क्योंकि +2 से 0 हुआ है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये देख के भी आप बता सकते हो कि हाँ भाई 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने गेन करा, तो ये कॉपर हाफ सेल कहलाएगा। इसी तरह मैं किसी और मेटल का अगर हाफ सेल बनाऊं, लेट्स से जिंक की स्ट्रिप डाल दूं जिंक आयनिक सॉल्यूशन में, इसकी इक्वेशन हम अगेन यूं लिखेंगे कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन रिडक्शन की फॉर्म में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक एलिमेंटल फॉर्म में बनाएगा, और वही चीज आपकी क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज भी हो सकती है जिंक एलिमेंटल फॉर्म से जिंक आयनिक फॉर्म, तो जिंक हाफ सेल कहलाएगा। और इसकी नोटेशन भी रिडक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पहले आयन, मतलब रिडक्शन होने से पहले वाली चीज और रिडक्शन होने के बाद वाली चीज, तो जिंक एलिमेंटल फॉर्म है, तो ये जिंक हाफ सेल कहलाएगा। अच्छा, अब देखो इनमें से हमें पता है कि हमने ओ लेवल में रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा है, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता कैसे है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखेंगे हम, कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस, मतलब अगर मैं जिंक और कॉपर हाफ सेल को आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, तो जिंक जो है बीइंग मोर रिएक्टिव वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जिंक का जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, और जो कॉपर है उसको फिर मजबूरन रिड्यूस होना पड़ेगा क्योंकि वो लेस एक्टिव है, तो उसका जो इक्विलिब्रिया है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा रिडक्शन की तरफ, और जिंक का इक्विलिब्रिया राइट टू लेफ्ट जाएगा ऑक्सीडेशन की तरफ। तो यहाँ पे फिर रिएक्शन अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहे थे दोनों हाफ सेल में, लेकिन जब दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो कॉपर हाफ सेल में आपका रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होना शुरू हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट रुक जाएगा, और जिंक हाफ सेल में रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट होना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट वाला रिएक्शन रुक जाएगा। मतलब कॉपर जो होगा वो कॉपर आयन जो होंगे वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं, और जो जिंक है जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन से जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की तरफ, क्योंकि कॉपर को कॉपर आयंस को जो इलेक्ट्रोलाइट में उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हुए इस वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर आयन पे चले जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगी वो जिंक हाफ सेल की बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है, जो बैटरी बनती है तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो जिंक हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसलिए नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा, और कॉपर हाफ सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसलिए कॉपर हाफ सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब क्योंकि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल, तो बीच में अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर पे वोल्टेज करंट या ईएमएफ की वैल्यू हमें डिटेक्ट मिलेगी। अगर बल्ब लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा। अभी हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं लगाया है इसमें, ना लगाएंगे, ये खुद एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन गया, मतलब बैटरी या सेल बना रहे हैं हम इसमें इन शॉर्ट। अच्छा, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या होता है, ये एक सॉल्ट ब्रिज एक फिल्टर पेपर लेके आयनिक सोल्यूशन में भी डिबो सकते हो उसको। वो क्या करेगा, देखो कॉपर आइंस लेफ्ट हैंड कॉपर हाफ सेल में कॉपर आइंस खत्म हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है ना। सॉल्ट ब्रिज जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट का जैसे पेस्ट होता है अक्सर, तो पॉजिटिव आइन कम हो रहा है तो पॉजिटिव आइन सॉल्ट ब्रिज से इस इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, और राइट हैंड साइड यानी जिंक हाफ सेल में पॉजिटिव आइन बढ़ है तो यहाँ पे नेगेटिव आइन नाइट्रेट आइन आ जाएगा, ताकि बैलेंस रख सके और सर्किट कंप्लीट हो जाए। सॉल्ट ब्रिज की डिटेल फंक्शनिंग में हम लोग नहीं जाते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस सॉल्ट ब्रिज के बारे में ये याद रखना। लेबोरेटरी में सॉल्ट ब्रिज को हम एक फिल्टर पेपर को किसी भी एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करके उसका एक एंड एक हाफ सेल में डिप करेंगे और दूसरा एंड दूसरे हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं स्ट्रॉ की तरह, उसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट का पेस्ट डाल देते हैं। पेस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लेकिन पेस्ट ज्यादा आ सकता है, इसलिए उस ट्यूब का एक एंड एक हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट में, दूसरा एंड दूसरे हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं। अच्छा, जिस जिंक हाफ सेल पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो जिंक हाफ सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये एनोड नहीं है, ये कैथोड बन गया है क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, अनलाइक इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें पॉजिटिव एनोड होता है नेगेटिव कैथोड होता है, यहाँ पे जो नेगेटिव है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
वो नेगेटिव बेसिकली हमारा एनोड कहलाएगा, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये बेसिकली जो हमारा पेंसिल सेल होता है ना, वो यही होता है। पेंसिल सेल का एक सिलेंडर होता है। वो जो सिलेंडर होता है वो बना हुआ होता है जिंक मेटल का। सही है। उसमें अंदर हम क्या करते हैं, एक रॉड डालते हैं कॉपर की, जो ऊपर चोंच निकली हुई होती है ना पॉजिटिव टर्मिनल की। तो मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बना दी है, थोड़ी सी ऊपर से निकली हुई होती है। ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है पेंसिल सेल में, इनके बीच में जो है ना इलेक्ट्रोलाइट है इनके, इसमें कॉपर आयन भी है और जिंक आयन भी है, दोनों मिला के डाल दिए दोनों। ये भी इस तरह से भी फंक्शन हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सॉल्ट ब्रिज बीच में डालो, आप एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब कॉपर और जिंक दोनों डाल दो और आपस में कनेक्ट कर दो, बीच में बल्ब लगा दो, बल्ब जलेगा बस। इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयंस भी होने चाहिए और जिंक आयंस भी होने चाहिए। अगेन जो हमारा पेंसिल सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें कॉपर आयन भी होता है, जिंक आयन भी होता है, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट होता है। मतलब डाइल्यूट नहीं होता, कंसंट्रेटेड होता है ताकि ज्यादा देर तक चले। तो जिंक, हाँ, जिंक की जो जो बाहर का जो सिलेंडर है जिंक का बना हुआ है, तो उस पे जो है वो क्या रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सिलेंडर है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। और जिंक का जो आयनिक फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नीचे जो सिलेंडर है ना उसके नीचे यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाता है। मतलब इस वॉल पे भी जमा हो रहा है, नीचे भी जमा हुए हैं, यहाँ भी जमा हुए हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कब जमा होना शुरू होंगे, जब आप कॉपर और जिंक को कनेक्ट करोगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे नीचे नेगेटिव टर्मिनल जो दिया हुआ होता है इसका, इस पे वायर लगाया। मतलब जब हमने नीचे वायर लगाया ना, तो वो जिंक की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कॉपर की बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और जो वायर का जो दूसरा टर्मिनल है, बीच में बल्ब लगाया और दूसरा टर्मिनल ऊपर चोंच पे लगाया, जो कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव जिसपे लिखा हुआ होता है सेल के। तो जिंक की बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर वो कॉपर की बॉडी तक जाते हैं, कॉपर ने रिड्यूस होना है। तो बीच में हमने कुछ भी बल्ब लगा दो, रिमोट लगा दो, वो जलना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो हमारे जितने भी बैटरीज है, मोबाइल की बैटरीज हो गई, कैलकुलेटर के सेल हो गए, जो भी है, पेंसिल सेल हो गए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं सारे के सारे। गाड़ी की बैटरी हो गई, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्टिविटी डिफरेंस है, जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो इसकी वजह से इसमें एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। वो वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि उसको कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, और यही सारा काम फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही काम करते रहेंगे कि कौन सा सेल से कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है एंड सो ऑन। सही है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? आगे बढ़े।